आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना। ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ऑफस्प्रिंग मीन्स प्रोजेनी को। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है जो हम पढ़ चुके हैं अभी, और अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपका जनरली 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के अंदर ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो बोथ दी पेरेंट्स इन्वॉल्व। सिंगल इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं आप, और यहां पर बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व। यहां पर सिंगल इंडिविजुअल, यहां पर बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एसेक्सुअल के हम देखते हैं किस किस में ज्यादातर ये देखा जाता है कि मतलब यूनिसेलुलर या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जिनकी होती है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। जैसे बडिंग एक टाइप का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहां पर होता है, यीस्ट के अंदर होता है। मेन पॉइंट्स बता रहा हूं बस एग्जाम के लिए आपको, ठीक है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, ये भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो स्पायरोगायरा में होता है। ठीक है, इसके अलावा रीजेनरेशन जो आपका हाइड्रा के अंदर होता है। फिर है आपका मल्टीपल फिजन किसके अंदर होता है, आपका प्लाज्मोडियम के अंदर। प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट है आपका बाइनरी फिजन जो आपका अमीबा के अंदर और पैरामीशियम के अंदर होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब एक नाम सुना होगा आपने, पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि एग का डेवलप हो जाना बगैर फर्टिलाइजेशन के। डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसी को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे मेमेलियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेमल्स के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। मेमेलियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, तो आप जानते हैं 2 टाइप के इंडिविजुअल होता है। ठीक है, एक मेल। ठीक है, मेल के अंदर जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है आपका टेस्टिस। ठीक है, और मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो आपकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के मेल में आ जाता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, इसके अलावा वाज डिफरेंस और एपिडिडाइमिस, और लास्ट में पेनिस। ये आपका सेकेंड सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल के अंदर शो होते हैं वो भी याद रखने हैं आपको। मेल के अंदर जो एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल के अंदर होता है, जैसे बियर्ड का आना, ये एक मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और लो पिच ऑफ वॉइस,
गर्ल्स की जो होती है हाई पिच होती है और मर्द की जो मेल होते हैं उनकी लो पिच होती है, याद रखिएगा। तो ये मेल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस आता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन याद रखने हैं आपको, और एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं वो याद रखते हैं मेल के अंदर। अब हम बात करेंगे फीमेल की। मैंने आपको बताया था मेल को हम ऐसे डिनोट करते हैं और फीमेल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फीमेल के अंदर जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है ओवरी। फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम ओवरी है, क्लियर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं फीमेल के अंदर? फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, यूट्रस भी कहते हैं इसको, वेजाइना, और आपका मेमोरी ग्लैंड्स। ये हैं आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो आपके फीमेल के अंदर देखे जाते हैं। इसके अलावा जो एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या है आपका? हाई पिच ऑफ वॉइस, ठीक है। नो फेशियल हेयर, फेशियल हेयर फीमेल के अंदर नहीं होता, मेल के अंदर फेशियल हेयर होता है। नो फेशियल हेयर, ठीक है। इसके अलावा ब्रेस्ट होता है। तो ये कुछ एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो फीमेल के अंदर देखे जाते हैं। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लेंगे, उसके बाद फीमेल के बारे में देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टिस के बारे में, ठीक है। आप जानते हैं टेस्टिस क्या है आपका? प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, ठीक है। कहाँ पर मतलब लोकेट कहाँ पर होता है? स्क्रोटम में, लोकेटेड इन स्क्रोटम, ये याद रखना है। और ये स्क्रोटम जो होता है आउटसाइड होता है बॉडी के बाहर, ठीक है। क्योंकि स्पर्म की फॉर्मेशन करने के लिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए स्क्रोटम जो होता है वो आपका बाहर होता है। कॉज ऑफ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म रिक्वायर लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर चाहिए होता है थोड़ा सा, मतलब 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल्स होते हैं। लेडिक सेल्स देखिए, लेडिक सेल्स का काम होता है सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और इसका एक और नाम है एंड्रोजिन्स भी कहते हैं, यहाँ पर इसे एंड्रोजिन भी यहीं से सिक्रीट होता है लेडिक सेल से। इसके अलावा जो आपका टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा टेस्टिस के अंदर सर्टोरी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सर्टोरी सेल्स को नर्व सेल्स भी कहते हैं, नर्व सेल्स। इनका काम क्या होता है आपका? देखो, इनका मेन काम होता है प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को इम्यून सेल से, प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम इम्यून सेल। इसके अलावा जो सर्टोरी सेल का मेन फंक्शन है वो ये है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट किसको नरिशमेंट करता है? स्पर्मेटोजोआ को, यानी कि स्पर्म को, यानी कि स्पर्म को।
अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी है आपको, कैपेसिटेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, कैपेसिटेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन इनटू ओवम। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन इनटू ओवम। ठीक है, ये कहां पर होता है आपका कैपेसिटेशन? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये चीज याद रखिएगा। अब हमें ना स्पर्म के पाथ को याद रखना कि स्पर्म किस तरीके से फॉर्मेशन, कहाँ फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे इसका पाथ होता है, मतलब किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ कहाँ से। तो आपको ये याद रखना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। तो सबसे पहले चीज याद रखिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्टार्ट होता है, मतलब फॉर्मेशन यही होती है इसकी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद आपका स्पर्म जो आता है वो रेटिटेस्टिस में से, रेटिटेस्टिस। देन उसके बाद आपका वास एफ्रेंशिया, देन उसके बाद एपिडिडाइमिस, फिर उसके बाद है आपका इजैकुलेटरी डक्ट, फिर उसके बाद वाज डिफरेंस, देन उसके बाद आता आपका फाइनली एपिडिडाइमिस। थोड़ा सा गलत हो। एपिडिडाइमिस के बाद जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है वाज डिफरेंस के अंदर। देन फाइनली आपका स्पर्म पहुंच जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। ये स्पर्म का पाथ होता है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटिटेस्टिस, फिर वास डिफरेंस, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा एफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस और फिर इजैकुलेटरी डक्ट। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो इसका पाथ। इसके बाद आपको ये याद रखना है सेमिनल वेसिकल्स। क्या होता है सेमिनल वेसिकल्स? एक सिक्रीशन होता है जो हमारी टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होता है, सेमिनल वेसिकल्स। तो इसमें होता क्या क्या है? प्रोड्यूस 70% सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, सेमिनल फ्लूइड मतलब सीमेन भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? विथ 70%, मतलब इसके अंदर फ्रक्टोज होता है आपका। ठीक है, फ्रक्टोज का क्या काम होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म। फ्रक्टोज ही आपका सोर्स ऑफ एनर्जी होता है स्पर्म के लिए। ठीक है, और अब आप देखेंगे प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट देखिए, मतलब जो भी आपका सीमेन है उसका जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड यहीं से सीक्रेट, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, फॉर्म ऑफ सीमेन। सीमेन जो होता है ना, ये भी याद रखना, बेसिक नेचर होता है इसका। नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है सीमेन। ठीक है, एल्कलाइन नेचर। इसके अलावा हमारी टेस्टिस के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं जिसको हम कहते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स है जो हमारी टेस्टिस के अंदर होती है। इसका एक और नाम है, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं इसको, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये टेस्टिस में ही होती है। ठीक है, ये क्या करता है आपका? मतलब ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इसका काम होता है न्यूट्रलाइज
एनी यूरिन, मान लीजिए यूरेथ्रा के अंदर कोई यूरिन है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज एनी यूरिन इन यूरेथ्रा, इन यूरेथ्रा। ठीक है, अब आप जानेंगे पेनिस क्या होता है। ठीक है, ये एक ऑर्गन है, ठीक है, जो मतलब इजैकुलेशन में हेल्प करता है और सिंपैथेटिक सिस्टम से ये आपका वर्क करता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, यूरिनेशन यानी कि यूरिन का पास होना एंड इजैकुलेशन यानी कि स्पर्म का पास होना, ये कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, कैन नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब हम इजैकुलेशन की बात करेंगे यानी कि रिलीज ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एवरी यानी कि ईच इजैकुलेशन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 ml सीमेन रिलीज होता है, 3 ml सीमेन। तो इसकी जो वैल्यू आती है मतलब अप्रोक्स 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं यहाँ से, जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये चीज याद रखिएगा, स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। और स्पर्म के प्रोडक्शन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो, अगर आप शुरुआत कहाँ से होती है? कुछ सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इसका वो एक और नाम है, ये नाम है प्राइमोर्डियल सेल्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये होता है आपका 2n, 2n समझ रहे? डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। अब इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद ये क्या बनाएगा आपका? मतलब फाइनली ये स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है, मतलब प्राइमोर्डियल सेल्स फाइनली स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा आपका। ये भी जाहिर सी बात है, ये वही है, 2n ही रहेगा। माइटोसिस हुआ है बस इसके अंदर, मतलब ये समझ लो स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस होगा तो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, लेकिन वही आपकी जो कंडीशन है 2n ही रहेगी। इसके बाद आपका स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो भी आपका कैसा होता है? 2n कंडीशन होता है। देन इसके बाद आपका माइटोसिस, यहां पर होगा आपका म्योसिस फर्स्ट। पहले भी माइटोसिस होगा, यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, 2n कंडीशन ही रहेगी। देन उसके बाद आपका होगा यहां पर मियोसिस होगा। ठीक है, ये n कंडीशन आ जाएगी। फिर मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड। फिर इसके अंदर 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। कितने स्पर्मेटिड बने? 4। देन उसके बाद फाइनली आपका स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा आपका। ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनने को हम कहते हैं स्पर्मियोजेस, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और फिर स्पर्मेटोजोआ जो बना है आपका वो फाइनली रिलीज हो जाएगा, रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। तो आप याद रखिएगा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनने को
स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म का रिलीज होने को स्पर्मिएशन कहते हैं, और स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म के अंदर हेड रीजन होता है, ठीक है। हेड रीजन के पास यहाँ पर एक एक्रोसोम होता है, इसके पास, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। और एक्रोसोम के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, जाहिर सी बात है सेल ही एक टाइप का है, तो ये सेल मेम्ब्रेन होगी, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद नेक पार्ट होता है, ये वाला हेड पार्ट है, इसको हम हेड पार्ट कहते हैं। इसके बाद आपका टेल रीजन होता है, ये टेल रीजन है आपका। इसको हम कहते हैं टेल रीजन, सॉरी नेक रीजन, नेक, ठीक है। और इस पार्ट को हम मिडल पीस भी कहते हैं, मिडल पीस। एक चीज याद रखना जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि मिडल पीस के पास ही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी मिलती है ना इसको स्विम करने के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया की होने की वजह से मिलता है। एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यहाँ से टेल रीजन स्टार्ट हो जाता है, ये टेल रीजन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टेल रीजन। तो ये पूरा एक स्पर्म का थोड़ा सा रफ डायग्राम है, जिसका आप समझ सकते हो। बस ये याद रखना, मिडल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, स्विम करता है, मतलब मूव कर पाता है, ठीक है। मोटाइल इसी वजह से, स्पर्म का मोटाइल होने का रीजन यही है। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका ओवरी आएगा, ठीक है। ओवरी आपको पता है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, ठीक है। ये जो इसके ऊपर एपिथेलियम होती है, इसे हम कहते हैं क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल जर्मिनल लेयर, जो लेयर होती है ना ओवरी के ऊपर, उसे हम कहते हैं क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। चलिए अब हम ओवरी के पार्ट की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो कॉर्टेक्स रीजन होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है, कॉर्टेक्स रीजन होता है मतलब ओवरी का पार्ट है अंदर का, इंटरनल पार्ट। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड, जिसका काम होता है एस्ट्रोजन सिक्रीट करना। तो आप ये याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन कहां से सिक्रीट होता है, कॉर्टेक्स से, एस्ट्रोजन कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब ओवम की बात करते हैं, ओवरी के अंदर ओवम सिक्रीट होता है ना, ओवम रिलीज होता है। तो ओवम के ऊपर दो लेयर होती है, लेयर को लाइनिंग भी कहते हैं, लाइंड बाय, ओवम इज लाइंड बाय जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोरोना यहाँ कहाँ से आ गया, ठीक है, ये एक लेयर का नाम है, तो इससे आप ज्यादा कंफ्यूज या डरिएगा नहीं। चलिए अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता क्या है, देखिए, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मीन्स रिलीज, डिस्चार्ज ऑफ मैच्योर ओवम, मैच्योर ओवम कहां से, कहां बना है ओवम, आपका ग्रेफियन फॉलिकल में बना है ना, तो ग्रेफियन फॉलिकल से तो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल,
इज कॉल्ड एवोल्यूशन। इसी को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, याद रहेगा। ठीक है, ओव्यूलेशन एक हार्मोन की वजह से होता है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये याद रखना, ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन की वजह से होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये भी याद रखना कब होता है ओव्यूलेशन? ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में ओव्यूलेशन होता है एलएच के पीक लेवल पर पहुंचने की वजह से। ठीक है, तो जब ये हो जाता है आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, तो आफ्टर विच ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड, यानी कि उसे हम कहेंगे रप्चर्ड फॉलिकल्स। ठीक है, चेंज टू, तो अब जो है आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो चुका है। ठीक है, रप्चर होने के बाद वो चेंज हो जाएगा, किसके अंदर चेंज हो जाएगा? आपका जिसको हम कहेंगे रप्चर फॉलिकल किसके अंदर चेंज होगा? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ये चीज याद रखिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर चेंज होता है। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। इट्स सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जिसका फंक्शन होता है मेंटेन करना प्रेगनेंसी को। क्या काम होता है? मेंटेन प्रेगनेंसी। क्या काम करता है? मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। ये चीज याद रखिएगा। क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए देखो प्रेगनेंसी तो जब होगी ना जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो जाता है इन केस फर्टिलाइजेशन नॉट अकर। फर्टिलाइजेशन मान लीजिए नहीं हुआ, ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा? डीजेनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, गायब हो जाएगा। और यहाँ पर एक व्हाइट कलर का एक टिश्यू बन जाएगा, व्हाइटिश कलर का, लीव कर देगा, मतलब एक छोटा सा व्हाइट कलर का व्हाइटिश, ठीक है, स्केयर टिश्यू जिसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्बिकन्स। ये व्हाइट कलर का एक टिश्यू बच जाता है, बस और कुछ नहीं बचता है इसके बाद। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता कहाँ है। फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम अकर इन एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ये भी कहते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। यहाँ पर होता है इसका, अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब एक जो करेक्ट पोजीशन है ना वो है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब दोनों मिलते हैं, एग और स्पर्म एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर। ये कहाँ पर है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक पार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यूट्रस की। ठीक है, तो यूट्रस एक पार्ट होता है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक यूट्रस, जहां पर डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ना, उसी को कहते हैं यूट्रस। अब वॉल ऑफ यूट्रस जो होती है आपकी, वॉल ऑफ यूट्रस कंपोज्ड ऑफ किससे बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर, जिसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं? स्मूथ मसल होती है मायोमेट्रियम। ठीक है, और जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन समझ रहे हैं, जो खाली जगह है, तो ल्यूमेन ऑफ यूट्रस लाइंड बाय एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं,
मेट्रियम, ठीक है। और इसी के अंदर यूट्रस का जो सबसे लोअर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सर्विक्स, ठीक है, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? यूट्रस और वेजाइना के बीच में होता है सर्विक्स, यूट्रस और वेजाइना के बीच में होता है आपका सर्विक्स। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद हम देखेंगे वेजाइना क्या होता है, ठीक है। तो इसके पास स्क्वैमस एपिथेलियम, वेजाइना की अगर लेयर देखें तो स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर वेजाइना की जो पीएच होती है वो एसिडिक पीएच होती है, क्लियर हुआ? चलिए इसके अलावा देखिए क्लाइटोरिस होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू फीमेल होमोलोगस, जैसे पेनिस होता है मेल के अंदर, इसी तरीके से फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस होता है। ये आप मतलब डायग्राम में देख लीजिए। इसके अलावा हाइमन होती है, एक लेयर होती है हाइमन, ठीक है। इसे म्यूकस मेम्ब्रेन ओवर द, ठीक है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना विच ब्रेक ऑन फर्स्ट कॉपुलेशन, मतलब फर्स्ट कॉपुलेशन जब होता है उसमें ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, फर्स्ट कॉपुलेशन होने के बाद ये ब्रेक हो जाती है। चलिए अब आप एक चीज याद रखना, oogenesis, oogenesis जैसे हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फिर एग, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके से है जैसे स्पर्म का पढ़ा था हमने। प्राइमोडियल सेल्स होते हैं, प्राइमोडियल सेल्स, ठीक है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स, उनसे क्या बनेगा आपका oogonia बनेगा। उसके बाद यहाँ पर माइटोसिस होगा, माइटोसिस, माइटोसिस से क्या होगा, इसके oogonia से प्राइमरी oocytes बनेंगे, जिसकी जो 2n होगा, ठीक है। आपका फिर प्राइमरी oocytes में मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। तो आपका प्राइमरी oocytes से सेकेंडरी oocytes बन जाएगा, प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनेगी। यहाँ पर एक बॉर्डर पोलर बॉडी बनती है, बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आपका मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड होने के बाद आपका फाइनली क्या बन जाएगा, ओवम, प्लस यहाँ पर पोलर बॉडी भी बनेगी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा इस तरीके से होता है। अब इसके अंदर एक चीज बचती है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल? देखिए पीरियोडिक शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की, मतलब पीरियड में, जैसे आपके 28 दिन में 29 दिन में पीरियोडिक शेडिंग होती है। शेडिंग मतलब रिलीज होना ऑफ एंडोमेट्रियम, ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है ना, हमें 3 लेयर पड़ी थी, एक तो एंडोमेट्रियम सबसे अंदर, फिर मायोमेट्रियम, फिर एक्टोडर्म होती है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम इसका क्या होता है, शेडिंग होती है पीरियोडिक, प्राइमेट्स के अंदर होता है, ये भी याद रखना। जो ये एमसी है जो कहाँ पर होती है, प्राइमेट्स के अंदर, ठीक है। अब सबसे जो स्टार्टिंग पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होता है, मतलब सबसे स्टार्टिंग, उसे हम कहते हैं मेनार्ज, जब ये स्टार्ट होता है मेनार्ज, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ एमसी। ये कब होता है, प्यूबर्टी में होता है गर्ल्स में, ठीक है, और मतलब ऑलमोस्ट 13 से या 14 ईयर तक। फिर लास्ट जो एमसी होती है उसे हम कहते हैं मीनोपॉज, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप हो जाती है एमसी। और ये कब होता है आपका 45 से लेके 50 ईयर तक फीमेल में। नॉन प्राइमेट्स की अगर बात करें, ये तो प्राइमेट्स की था, अगर नॉन प्राइमेट्स की बात करें तो क्या होता है नॉन प्राइमेट्स में, जैसे नॉन प्राइमेट्स का एग्जांपल हो गया काउ, बफेलो वगैरह। तो इसके अंदर एमसी की जगह कौन सी साइकिल होती है, एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल,
एस्ट्रस साइकिल, इसमें क्या होता है, ये भी ऑपरेट होती है, मतलब जब इनके अंदर जनरेट करना होता है, जब वो स्प्रिंग जनरेट करना चाहते हैं तो उस वक्त ये एस्ट्रस साइकिल इनके अंदर होती है, लेकिन नॉन प्राइमेट्स के अंदर। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए एमसी जो है आपकी, वो आप डे 1 से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो फर्स्ट डे से लेकर आपका अप्रॉक्स 5 डे तक, ठीक है। इस फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। वो इसके अंदर होती है आपकी ब्लीडिंग, ठीक है। तो ब्लीडिंग क्यों होती है, वही एंडोमेट्रियल की शेडिंग की वजह से। फिर उसके बाद आपका 5th डे से लेकर 14th डे तक, इसको हम इस फेज का नाम है आपका फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। और इसे हम प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर शेडिंग हुई है ना, अब उसको बनाना भी तो है ना, शेड को सही करना है, तो इसीलिए 5th से लेके 14 डे तक उसकी सारी चीज बनाई जाती है दोबारा से, तो इसलिए फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है वो मैच्योर हो जाता है इसी फेज के दौरान, मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स, मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स, ठीक है। एक चीज याद रखना, ग्रेफियन फॉलिकल का जो मैच्योरेशन होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पर कौन से हार्मोन की वजह से होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होता है। इसके बाद आता है आपका 14th डे, ठीक है। इसी के 14th डे में आपका ओवुलेशन टेक प्लेस होता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि किस हार्मोन की वजह से होता है, ल्यूटिनाइजिंग LH की वजह से, ठीक है। फिर 14th डे से लेकर आपका 28 तक, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम, ग्रेफियन फॉलिकल अब रप्चर हो गया, उसने एग रिलीज कर दिया, अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या बन जाता है, मतलब ग्रेफियन फॉलिकल जो है कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन, ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है एंडोमेट्रियल को बनाना, मतलब जो एंडोमेट्रियम शेडिंग हुई थी ना यहाँ पर, उसका बनाना, फर्दर बनाना, ये किसका काम होता है, प्रोजेस्टेरोन का। वो कहाँ से रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है जी। तो ये थी आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अगर मान लीजिए आपका फर्टिलाइजेशन होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, कब तक, जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर ना एक पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, देखो फर्टिलाइजेशन से लेकर और पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी तक, फर्टिलाइजेशन लेके पार्चुरेशन तक, इस पीरियड को, ये तकरीबन हमारे अंदर 9th मंथ का होता है फीमेल बींग्स के अंदर, उसी को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्लियर हुआ।